नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदास पढ़ाई में। तो आज हम बात करेंगे लाइफ इन सिटी के बारे में। तो जो चीज़ें हमें खुदाई के समय मिली मेसोपोटामिया से, उससे हमें पता चलता है कि एक बहुत छोटा सेक्शन था, मतलब सोसाइटी का एक छोटा सा वर्ग था जो ज़्यादातर वेल्थ पे कंट्रोल कर रहा था, ज़्यादातर संपत्ति पे कंट्रोल कर रहा था। मान लीजिए 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 10 के पास जो है वो पूरी जमीन का 80% है, और बाकी के जो 90% जो लोग हैं उनको उनके पास केवल 20% शेयर है। कुछ ऐसा सिस्टम था उस समय में, क्योंकि जो कब्र मिली है लोगों की, उसमें कुछ कुछ कब्रों में तो बहुत अनमोल रत्न, हीरे जवाहरात ये सब मिले हैं कब्रों में, लेकिन बाकी के जो कब्र हैं वो खाली हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली नहीं है। तो इस समय पता चलता है कि कुछ सेक्शन के पास बहुत ज़्यादा धन धान्य था, और बाकी जो थे वो ज़्यादातर मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, मिडिल क्लास से। और मेसोपोटामिया में न्यूक्लियर फैमिली को आदर्श फैमिली माना जाता था। ये पेपर में आ सकता है। न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन था? माता, पिता और उनके बच्चे। ये एक आदर्श फैमिली थी उस समय में, जिसमें पिता पूरी फैमिली का हेड हुआ करता था। और अगर हम बात करें शादी की, तो उस समय में शादी कैसे होती थी? तो लड़के पक्ष के लोगों को और लड़की पक्ष के लोगों के बीच में पहले बात होती थी, और उसके बाद दोनों में अगर मंजूरी हो जाती थी तो उसके बाद गिफ्ट्स का आदान प्रदान किया जाता था। तोहफे एक दूसरे को दिया दिया करते थे वो लोग। और उसके बाद जब शादी हो जाती थी, उसके बाद वो एक साथ बैठ के खाते थे एक दिन, और लड़की वालों की तरफ से दहेज दिया जाता था लड़के वालों को। और ज़्यादा जो पिता की जितनी भी संपत्ति है वो सन को दी जाती थी, उसके बेटे को दी जाती थी, ना कि बेटी को उस समय में। तो अब बात करते हैं उर शहर के बारे में। हमने उरुक शहर के बारे में पहले बात की, अब पढ़ते हैं उर शहर के बारे में। तो उर शहर की जब खुदाई हुई 1930 में, तो उससे हमें पता चला कि उर शहर में गलियां जो थी वो बहुत पतली पतली थी। तो पतली पतली गलियां थी, इसी कारण उन गलियों में बैलगाड़ी नहीं जा पाती थी। तो चीज़ों का आदान प्रदान जो था उस सिटी के अंदर, वो डोंकीज़ के माध्यम से, गधों के माध्यम से किया जाता था। और अगर हम बात करें घरों की, तो घर इधर उधर बसे हुए थे, मतलब एक कतार में नहीं बसे हुए थे, टेढ़े मेढ़े बसे हुए थे, और गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी थी। तो इससे हमें पता चलता है सिटी प्लानिंग जो एक होती है ना, वो उरुक शहर में उतनी खास नहीं थी। और अगर बात करें वाटर ड्रेनेज सिस्टम की, तो वो भी उतना कुछ खास नहीं था। अगर हम मोहनजोदाड़ो की बात करें, उस समय में जो इंडिया में सभ्यता थी, उसका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। रोड के बाजू से नालियाँ निकलती थी उसमें, जो नालियाँ किसी नदी में या फिर किसी समुद्र में जाके मिलती थी वो नदियाँ, वो नालियाँ। और यहाँ पे जो सिस्टम था उर शहर में, वो ऐसा था कि घर जो था, घर के कॉर्टयार्ड बीच में जो एक खाली सा, मैंने बताया था मंदिर में भी एक खाली सी जगह थी, तो घर का भी ढांचा मंदिर की तरह ही हुआ करता था। तो घर के बीच में भी एक कॉर्टयार्ड होता था, खाली जगह होती थी। उसी खाली जगह से एक नाली निकलती थी जो एक गड्ढे में जाके गिर जाती थी, और उसी गड्ढे में सारा पानी जमा हो जाता था। जितना भी बारिश होती थी उससे आता था, या फिर जो वहाँ पे रहते थे घरों में, उसके द्वारा जितना भी यूज़ करके फेंका जाता था। तो अगर हम बात करें कचड़ों की, तो कचड़ा जो थे वो ये लोग रोड पे ही फेंक दिया करते थे। सारा कचड़ा अपने घर का जितना भी यूज़ करते थे वो सारा कचड़ा घर रोड पे फेंक दिया करते थे। इसलिए रोड का जो हाइट था वो बढ़ जाता था, और कुछ साल या 2 साल पे इन लोगों को अपने घर का भी हाइट उठाना पड़ता था, थोड़ा ऊपर करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो हाइट ऊपर नहीं करेंगे अपने घर की, तो सारा जो रोड पे जो पानी रहेगा वो सारा आके इनके घर में जाके जमा हो जाएगा। तो इसीलिए इन लोगों को बार बार रोड की जो, घर की जो आगे का जो चबूतरा होता है वो ऊपर करना पड़ता था। इनके घरों में खिड़कियां नहीं हुआ करती थी। लाइट जो थी वो, सूरज की जो रोशनी थी वो कॉर्टयार्ड से आती थी, एक गेट के द्वारा उनके कमरों में। सो ये इसलिए किया जाता था, घर खिड़कियां इसलिए नहीं बनाई जाती थी क्योंकि प्राइवेसी का इनको बहुत ज़्यादा ख्याल था, अपनी प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी के कारण इनके यहाँ पे खिड़कियां नहीं बनाई जाती थी। और ये लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास को भी मानते थे। जिस हिसाब की चीज़ें हमें मिली है टैबलेट्स पे लिखी हुई, तो ये लोग अंधविश्वास कौन कौन से थे?
कि घर का चबूतरा अगर आपका उठा हुआ है, हाइट उसकी ज़्यादा है, तो आपके घर में समृद्धि आएगी। दूसरा ये था कि अगर आपका घर, आपका जो मेन गेट है वो अगर किसी और के घर के सामने खुलता है, मान लीजिए आपने मेन गेट खोला और आपको किसी और का घर दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक समृद्धि का एक प्रतीक था। तो ये लोग अंधविश्वास को भी मानते थे। उस शहर में कब्रिस्तान थे, रॉयल फैमिलीज़ के लिए अलग कब्रिस्तान था और जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए अलग कब्रिस्तान था। लेकिन कुछ लोगों की जो कब्र है वो उन्हीं के घर के नीचे भी पाई गई है, मतलब घर के नीचे ही दफना भी दिया जाता था लोगों को उस समय में। अब पढ़ते हैं मारी शहर के बारे में। तो मारी शहर जो है था, उसके दोनों साइड एग्रीकल्चर फील्ड्स थे एंड ग्रासलैंड्स थी। तो एक बहुत उपजाऊ एरिया था ये। तो ज़्यादातर जो इसका लैंड था वो पेस्चर लैंड के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब भेड़ बकरियों को चराने के लिए ही यूज़ किया जाता था। एग्रीकल्चर से ज़्यादा भेड़ बकरियों को चराने के लिए यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे आए दिन चरवाहों के बीच में और किसानों के बीच में झगड़े हुआ करते थे, क्योंकि देखिए चरवाहे जो थे वो अपने भेड़ बकरियों को लेकर क्या करते थे कि एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर से चले जाते थे, मतलब जहाँ पे किसान ने अपनी ज़मीन पे अनाज रोप के रखा है या फिर जो भी उसका क्रॉप रोप के रखा है, तो वो उसी के ऊपर से अपनी उसको चराते हुए ले जाते थे। अब वो क्रॉप को भी खा जाती थी, पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय करके चली जाती थी भेड़ बकरियाँ वो किसान का। तो इसीलिए किसान और हर्डर्स के बीच में हमेशा झगड़े हुए करते थे। हर्डर्स जो थे, वो ये जो चरवाहे थे, वो कभी कभी किसानों का गांव भी लूट लिया करते थे और उनके पास जितना भी अनाज हुआ करता था वो सबको लूट के ले जाते थे ये चरवाहे सब। तो इसीलिए ये जो किसान थे वो हमेशा ये चाहते थे कि ये चरवाहे हमारे खेतों के आसपास भी ना भटके, तो इनसे हमेशा इनको दूर ही रखना चाहते थे अपने आप से। पर ये जो थे दोनों ग्रुप, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी थे। तो डिपेंडेंट कैसे थे? किसानों को भी भाई दूध दही की आवश्यकता तो पड़ेगी, या फिर मीट की, भेड़ बकरियों के, तो किसानों को भी चाहिए ये सब। और जो हर्डर्स हैं, जो चरवाहे हैं, उनको भी अनाज चाहिए खाने के लिए। तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी थे ये लोग। कुछ कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी, या फिर हम कह सकते हैं घुमक्कर कम्युनिटीज़ थी, जो मेसोपोटामिया में हार्वेस्ट लेबरर्स, मतलब कटाई करने वाले जो मज़दूर होते हैं उनके रूप में, या फिर खेत में काम करने वाले मज़दूरों के रूप में, या फिर चरवाहे के रूप में, या फिर सोल्जर्स के रूप में मेसोपोटामिया में आए। और उन्होंने धीरे धीरे टाइम के साथ एक समृद्धि गेन कर ली, एक अपना पावर बना लिया उस जगह पे। और धीरे धीरे वो जो पूरा ग्रुप था वो वहाँ पे अपना रूल कायम करने में वो समर्थ हो गया, और वहाँ पे उसने अपना रूल कायम कर लिया मेसोपोटामिया में। तो ऐसी बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ आई, जैसे कि अकादियंस हो गए, एमोराइट्स हो गए, असीरियंस हो गए, अरेमियंस हो गए। तो ये सब ग्रुप्स थे, नोमैडिक कम्युनिटीज़ थी जो आई मेसोपोटामिया में, और उन्होंने धीरे धीरे अपना नाम बनाया और वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। और कुछ किंग्स जो थे, एमोरेट्स जो किंग थे, एमोरेट्स कम्युनिटी के जो किंग थे, वो बहुत अजीब तरीके की ड्रेस पहनते थे, जो मेसोपोटामिया के लोगों की जो आम ड्रेस थी उससे बिल्कुल अलग था। क्योंकि ये लोग बाहर से आए थी तो इन लोगों के ड्रेस भी थोड़ी अलग थी। लेकिन ये लोग मेसोपोटामिया के जो गॉड थे उस समय में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, और इनको भी, जो लोग थे वहाँ के, उनको भी कभी मना नहीं करते थे कि आपकी भगवान की पूजा मत करो, हमारे भगवान की पूजा करो। ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लोग उनके कल्चर, रिलीजन, सबका रिस्पेक्ट करते थे मेसोपोटामिया। तो मारी जो शहर था वो राजाओं का शहर था, ठाठ बाट वाले लोगों का शहर था ये मारी। और इसको हम इम्पीरियल टाउन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ राजाओं के महल मिले। उन राजाओं में से एक है जिब्रलिम। तो ये जिब्रलिम की जो महल मिला, उसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर था, और उसके महल में हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ मौजूद थी। कोर्टयार्ड था उसके महल में, लोगों के बात करने के लिए एक रूम था जहाँ पे सारे जो राजा के संबंधी या फिर जो भी है वो जाके बात कर सकें। खेलने के लिए अलग रूम था, किचन था अलग से, बाथरूम था अलग से, डाइनिंग रूम था अलग से, और दीवारों पे इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई थी। तो ये जो
महल थे उसमें कईयों रूम्स हुआ करते थे, मतलब 200-300 ऐसे रूम हुआ करते थे एक महल में, और उनका सुंदरता उन रूम्स की इतनी ज़्यादा थी, तो इसीलिए मारी को जो है इम्पीरियल स्टेट कहा जाता है। क्योंकि देखिए ये जो हर्डर्स हैं, चरवाहे जो हैं, वो तो इम्पॉर्टेंट तो हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें दूध की आवश्यकता पड़ेगी, दही की आवश्यकता पड़ेगी, मीट की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आवश्यकता तो है हमें उनकी। तो इसीलिए मारी के जो राजा थे वो कभी मना नहीं करते थे इन हर्डर्स को आने के लिए अपनी सिटी में। पर ये क्या करते थे, कुछ लोगों को इनके पीछे लगा देते थे कि आप जाओ, सैनिकों को, कि आप जाओ और इनके ऊपर नज़र रखो कि ये क्या कर रहे हैं, और उनको एक ठिकाना देते थे कि आप यहीं पे रहो बस, और यहीं पे अपना आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो लोगों को भेजते थे वो हमेशा उनके ऊपर पेनी नज़र बना के रखते थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो लोग कभी भी ये प्लान करते थे कि चलो इस जगह पे अटैक करें और इसको हथिया लें, तो वो लोग उसको सूचित कर देते थे राजा को, जो सिपाही होते थे वो सूचित कर देते तुरंत राजा को। देखिए ये जो मारी जो सिटी थी वो यूफ्रेट नदी से जुड़ी हुई थी, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था, क्योंकि यहाँ से वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट होता था और एक्सपोर्ट होता था। किन चीज़ों का? ग्रेन्स का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, टेक्सटाइल का, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट होता था। और जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, वुड है, टिन है, कॉपर है, इन सब चीज़ों का इंपोर्ट होता था मारी जो सिटी है उससे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह थी अगर ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें, क्योंकि जितनी भी बोट्स थी जो सदर्न कंट्रीज़ में सामान एक्सपोर्ट करती थी, दूसरे देशों से जो सामान निचली देशों के लिए जो जाता था, सदर्न कंट्रीज़ के लिए, तो उनको मारी पे आके रुकना पड़ता था, क्योंकि मारी जो था एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे था। तो वो जब मारी पे रुकते थे और जब उनको वहाँ से निकलना होता था मारी से, तब उनको जो सामान लाए हैं वो शिप पे लाद के उसका 10% मारी को देना पड़ता था, मारी के ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता था, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपनी शिप रोकी है। तो एक टैक्स की तरीके से था। तो मारी से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। एक अलाशिया जो आइलैंड था वहाँ से कॉपर इंपोर्ट किया जाता था मेसोपोटामिया में। तो कॉपर जो था उस टाइम का सबसे मेन मटेरियल में से एक था, क्योंकि कॉपर के टूल्स बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। तो कॉपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल था उस समय में। तो इससे मारी की जो इम्पोर्टेंस है वो और बढ़ जाती है कि कॉपर का जितना भी इम्पोर्ट का सामान था जो आता था वो इसी मारी के पोर्ट पे ही आता था वो सारा सामान। तो मारी जो था वो मिलिट्री के मामले में तो उतना सफल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बार आक्रमण भी हुए हैं, लेकिन और उसको जीता भी गया बहुत सारे राजाओं के द्वारा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड की, तो मारी जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी थी पूरे मेसोपोटामिया की। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।